चलो, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग स्टार्ट करने के पहले अपन एक बार थोड़ा सा ऑडिटिंग का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, मतलब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो सिलेबस में कहां पर है मेरे को वो दिखाना है। ऑडिटिंग, अब आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का ही वेटेज सबसे ज्यादा है ना। अकाउंटिंग आपकी 35 नंबर की आएगी तो ऑडिटिंग भी आपकी 35 नंबर की आएगी। बाकी के दो ग्रुप तो 15-15 वाले। हमको एग्जाम क्रैक करना है तो सारे को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का वेटेज एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट ज्यादा है। तो ऑडिटिंग में आ जाओ। ऑडिटिंग में हम अभी देखेंगे तो ऑडिटिंग सिलेबस वाइज सबसे कम है, सबसे ज्यादा नहीं है, मतलब सबसे कम टॉपिक आपको देखने को मिलेगा तो ऑडिटिंग में मिलेगा। तो ऑडिटिंग में देखोगे तो रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, इसका हिंदी और इंग्लिश नोट्स ऐप में अपलोड हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हो वहां से। तो अपने को देखना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स ऑडिट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मतलब तीन टाइप की ऑडिट की बात हो रही है यहाँ पे। कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट, ये तीनों मैं आप लोगों के साथ डील करके चलूंगा। देखते जाओ। तो टॉपिक का नाम है रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट की। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज कॉस्ट एंड ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जो है इसके अंदर दो शब्द मिले हुए हैं। क्या क्या? दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है कॉस्ट और दूसरा क्या है? ऑडिट। द टर्म कॉस्ट मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। The term audit means the examination of books of account in order to ensure that they shows true and fair view. Therefore, the word cost audit means examination of cost book and cost records to ensure the correctness of the cost account, appropriateness of cost accounting system, true and fair view of cost of production, etc. Cost audit helps management in many ways, such as price determination, avoiding wastage, एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल एटसेट्रा। सर ये क्या पढ़े, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। सर आप क्या पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आया। देखो, एक एक करके अपन चीजों को समझते हैं। अब आप लोग एकदम नए तो नहीं हो, आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ा होगा, कुछ कुछ लोगों ने एमकॉम भी किया है। तो आपके सामने एक सब्जेक्ट आया होगा कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट में जो पहला वर्ड आता है वो है कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट से हम क्या समझते हैं पहले ये बताओ। कॉस्ट का मतलब होता है हम कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यही तो होता है ना। किसी प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर किसी सर्विस को हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं आप लोगों को एक सर्विस दे रहा हूं, तो मेरे को भी तो आपको पढ़ाने के पीछे कुछ खर्चा लग रहा होगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं या फिर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो वहां पर भी मेरे को खर्चा होगा। तो उन्हीं खर्चों को ओवरऑल एक नाम दे दिया गया है, उन खर्चों को बोला जाता है कॉस्ट। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और रेंडरिंग एनी सर्विसेज, ऑल दोज एक्सपेंस आर कॉल्ड एज कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में या उसके प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चे आते हैं, या फिर कोई सर्विस हम दे रहे हैं, उस सर्विस को प्रोवाइड करने में अगर कोई खर्चे आ रहे हैं, उन सभी चीजों को मिला करके बोला, उन सभी खर्चों को मिला करके बोला जाता है कॉस्ट, लागत। समझ में आ गई बात। फिर आप लोगों ने देखा होगा कॉस्ट के अंदर बहुत सारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, जैसे कॉस्ट शीट बनाई जाती थी, याद होगा आप लोगों को। कॉस्ट शीट बनाई जाती थी, ठीक है। आपने स्टोर लेजर अकाउंट बनाया होगा, लीफो फीफो वाला। तो उन सारी चीजों को बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। उन सारी चीजों को क्या बोला जाता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स।
अब अपन बात करेंगे ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग की सिंपल सी मीनिंग होती है, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया है कि ऑडिटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि एक पर्सन होता है जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को या कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक करता है। वो चेक तभी कर पाता है जब उसको उस चीज का नॉलेज है। अब चेक करने के बाद वो अपना उस पर ओपिनियन देता है। ओपिनियन मतलब अपना अपना जजमेंट देता है, कमेंट देता है कि भाई ये जो बनाया गया है वो सही बनाया गया है या फिर सही नहीं बनाया गया है, और वो जो पिक्चर दिखा रहा है वो ट्रू है मतलब सत्य है, और फेयर है मतलब उचित है। ठीक है, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट की, तो कॉस्ट ऑडिट का सिंपल सा मतलब होता है जो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं उन पर ऑडिट का प्रोसेस लगा दिया जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कॉस्ट ऑडिट। वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। वापस से पढ़ते हैं, चलो। कॉस्ट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, कॉस्ट एंड ऑडिट। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, इनकर्ड, जो खर्चे हुए हैं, किसमें हुए हैं? प्रोडक्शन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में किसी प्रोडक्ट के, या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में जो खर्चे हो गए, उन सारे खर्चों को क्या बोला जाता है? कॉस्ट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट मींस द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशन। क्यों एग्जामिनेशन किया जाता है? ताकि ये इंश्योर किया जाए कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ट्रू और फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है ना। तो यहां पर अब दोनों वर्ड को अगर कंबाइन करके पढ़ा जाए तो उसका मतलब लिखा हुआ है यहां पे, कॉस्ट ऑडिट मींस एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट बुक्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू एंश्योर द करेक्टनेस of the cost account, appropriateness of cost accounting system, true and fair view of cost of production etc. अब कॉस्ट ऑडिट किस चीज में मदद करती है समझना भाई। कॉस्ट मतलब होता है कि हम किसी चीज को बनाने में जो भी खर्चे कर रहे हैं उन सारे खर्चों को कॉस्ट बोलते हैं। तो आप उन खर्चों का हिसाब किताब रखने के लिए कॉस्ट अकाउंट बनाओगे, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। कॉस्ट क्यों देखी जाती है, कोई बता सकता है मेरे को? आप लोग रिप्लाई करो 2 मिनट कि कॉस्ट हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, किसी भी चीज की कॉस्ट क्यों जानना जरूरी है हमारे लिए। मान लो हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बनाने में दुनिया भर के खर्चे लगते हैं, उन सबको कॉस्ट बोलते हैं। तो उसको बनाने में कितना लागत लगा, कितना खर्चा आया, ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? जल्दी रिप्लाई करो। जल्दी रिप्लाई करो। चलो मैं ही बता देता हूं, सुनो। फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। कामेश का आंसर आया फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। इमरान का बोलना है जब तक कॉस्ट पता नहीं चलेगा तब तक वो प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। श्रिया का आंसर है टू एस्टिमेट एक्सपेंसेस। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी चीज की प्राइस निकालना। प्राइस का मतलब क्या होता है कि उसको हम मार्केट में बेचे कितने में। भाई एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मार्केट में समोसा, एक ठोक समोसा 15 रुपए में बिकता है और उसको बनाने में 10 रुपए लग रहा होगा, तभी तो वो 15 में बेच पा रहा है। अगर आपको समोसा बनाने में ही 15 लगेगा और आप मार्केट में उसको 15 में बेच दोगे तो आप कमाओगे क्या? तो जिन्होंने प्रॉफिट वाला बात किया वो ठीक है, लेकिन उसका मेन मुद्दा है सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। क्योंकि कॉस्ट जो है, कॉस्ट पे ही अगर चीजों को बेचना चालू कर दोगे तो आप तो बीईपी में आ जाओगे ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना आपने काम किया उतना आपने मिल गया आपको। तो क्या होता है, हमको प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट के ऊपर हमको सेलिंग प्राइस को सेट करना पड़ता है, तब आप प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर आपका कॉस्ट रिकॉर्ड ही गलत बना हुआ है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड बनाए हैं, कॉस्ट शीट बनाई है, जो भी आप बनाते हो वो गलत बनाए हैं या उसमें कुछ मिस्टेक्स है, तो आप कॉस्ट ही गलत निकाल के बैठ जाओगे, और कॉस्ट गलत निकल जाओगे तो फिर कॉस्ट गलत निकालोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग गलत ही आएगी। तो फिर आपने जो सेलिंग प्राइस डिसाइड करी वो कैसे सही हो सकती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही सही नहीं थी। तो इसलिए यहां पर लिखा है, पढ़ो, कि जो मैनेजमेंट होता है ना, कॉस्ट ऑडिट एक मैनेजमेंट को हेल्प करता है, किस लिए? इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन।
अवॉइडिंग वेस्टेज, कॉस्ट ऑडिट होने से हमको पता चलता है कि हमारा कहाँ पे ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, हमारी कहाँ पर ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसको फिर हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई बता दे कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, अगर आपको पता है कौन से एरिया में गलती करते हो, तो फिर आप अगली बार से उस गलती को दोहराओगे नहीं, अवॉइड करोगे, आप अपना समय बचाओगे, गलती नहीं करोगे। एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल हम ऑडिट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल मतलब हमारे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे कंट्रोल लगाने पड़ते, तो इंटरनल कंट्रोल लगाने में हमको सहायता देता है कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, आगे डेफिनेशंस, डेफिनेशंस देखोगे तो दो प्रकार की डेफिनेशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। पहली डेफिनेशन क्या है, ये किसने दी है, आईसीएमए लंदन ने। और दूसरी डेफिनेशन किसने दी है, स्मिथ एंड डे ने। डे की स्पेलिंग शायद DEY है, बाकी उसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना DEY, डे, ठीक है, या DAY, जो भी है आप लोग देख लेना। The term cost audit is defined as the verification of cost account and check the adherence to cost accounting plan. Cost audit is defined as the verification of cost accounts. यहां तक तो समझ में आ गया सर कि कॉस्ट ऑडिट मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट का वेरिफिकेशन, ठीक है। आगे अ चेक ऑन द एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया। इसका मतलब होता है टू चेक ऑन द एडहेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, इसका मतलब होता है कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कुछ प्लान बनाए होंगे, उस प्लान को आप कितना फॉलो कर रहे हो और कितना आप वहां से डेविएट हो जा रहे हो, उसको चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी सब ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो, आपने सोचा होगा कि मैं डेली 2 घंटे पढ़ने बैठूंगा, ये सब्जेक्ट, इस तरीके से आपने कुछ प्लान बनाया होगा। अब प्लान बनाए हो, अब प्लान बन गया मतलब आप पढ़ना चालू नहीं किया, अब आप उस प्लान के हिसाब से अब चलोगे। तो अब मैं आपके ऊपर एक वॉच लगा देता हूं, वॉच मतलब आपके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा देता हूं कि भाई इसने 2 घंटे का सोच के रखा है पढ़ने, 2 घंटा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, पता चल रहा है दो में से 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, आधे घंटे पहले उठ जा रहे हो, आपने जो सोचा, जो टारगेट रखा, वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो आप, मतलब आप अपने प्लान जो बनाए उससे आप डेविएट हो रहे हो। तो यहां पर आपकी ऑडिट से, आपकी ऑडिट मतलब आपका जब जांच किया जाएगा तो पता चल जाएगा भाई आपने क्या सोचा था और आप क्या कर रहे हो, मतलब आप अपने प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे हो, अगर सीधी सी बात बताऊं तो कॉस्ट ऑडिट हमको पता चलता है कॉस्ट ऑडिट से कि आप अपने कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान से कितना एडहेरेंस, मतलब उसका कितना पालन कर रहे हो। ठीक है, आगे द टर्म कॉस्ट ऑडिट मींस द डिटेल्ड चेकिंग ऑफ कॉस्ट सिस्टम। Cost audit means the detailed checking of costing system, technique and account to verify the correctness and to ensure adherence to objective of cost accounting। वही वाली बात फिर से यहां पे बोल दी गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब इन दोनों डेफिनेशन के हिसाब से यहां पे कंक्लूजन निकाला गया है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कॉस्ट ऑडिट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 फंक्शन। पहला, to verify the cost accounting records such as the statement of cost, cost report, etc. To verify whether cost accounting principle has been followed. तीसरा, to detect error and to prevent fraud। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। और डेफिनेशन तो पूछता ही है, किस तरीके से पूछता है मैंने बताया आप लोगों को। कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता हूं, कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका ऑथेंटिसिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कंपैरिजन, तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, चौथा है रिकंसिलिएशन, पांचवा है एडिक्वेसी, छठवा है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, सातवां है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आठवां है बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स है, 8 ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट ऑडिट के। तो पहला ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, अब पहले बताओ ऑथेंटिसिटी वर्ड से आप क्या समझते हो। ऑथेंटिसिटी वर्ड बना ऑथेंटिक से, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक वर्ड मतलब समझते हो। The main objective of cost audit is to ensure the authenticity of the cost record, to check whether the above document show true and fair view of the
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑथेंटिक मतलब कितना वो सही है, कितना वो सही है। तो ऑथेंटिसिटी कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बने हैं वो कितने सही तरीके से बनाए हैं और वो ट्रू और फेयर पिक्चर दे रहा है कि नहीं। किस चीज का ट्रू और फेयर पिक्चर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। आगे कंपैरिजन, कंपैरिजन देखो कंपैरिजन मतलब हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, हमारे जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड है, हमको उसको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। तो कंपेयर हम दो चीजों से कर सकते हैं, अपने ही रिकॉर्ड को अपने पिछले रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना, या अपने रिकॉर्ड को किसी और के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना। जब हम अपने ही रिकॉर्ड को अपने ही पिछले रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करते तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये मैंने अकाउंटिंग में भी बताया था आप लोगों को। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब हम अपने ही रिकॉर्ड को अपने ही रिकॉर्ड के साथ पिछले समय के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। और इट फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब जब हम अपने रिकॉर्ड्स को किसी और के रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब कॉस्ट ऑडिट करोगे करोगे आप अपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का, मतलब ये एकदम ऑथेंटिक है, सही है। तो आप जब इसका कंपैरिजन अपने पिछले रिकॉर्ड के साथ करोगे और किसी के रिकॉर्ड के साथ करोगे तो अच्छे से कंपैरिजन कर पाओगे ना। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया कि आप जब कॉस्ट ऑडिट करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सही आकलन लगा है, आपने हिसाब लगा दिया, आपने ये प्रूव कर दिया, ये चेक किया, ये वेरीफाई किया कि आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला है वो एकदम सही है। उसके बेस पे आपने प्राइस भी सही सही डिटरमाइन किया होगा। तो कॉस्ट ऑडिट एनेबल्स टू फिक्स प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, समझना उस चीज को। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रिकंसिलिएशन वर्ड में जाने के पहले यहां तक के 3 पॉइंट में किसी को डाउट है, ऑथेंटिसिटी, कंपैरिजन और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस में, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? अगर कुछ डाउट है तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकंसिलिएशन, देखो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है समझना। ये कंपनी है, कंपनी में आपको पता होगा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट होता है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट हो गया। ठीक, एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। और भी डिपार्टमेंट होते होंगे, मैं अभी इतने की बात कर रहा हूं। तो कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट वो ओवरऑल जब अकाउंटिंग करता है तो कंपनी एज अ होल लेके चलता है। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी ही अकाउंटिंग नहीं करता है, वो कंपनी के हर डिपार्टमेंट की बात करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। वो इसको भी अकाउंटिंग में ले लेगा, अपने इसको भी अकाउंटिंग में ले लेगा, इसको भी अकाउंटिंग में ले लेगा, अपने को भी अकाउंटिंग में ले लेगा। मतलब पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो पूरे कंपनी एज अ होल की अकाउंटिंग करता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करने के लिए क्या बनाता है मालूम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहां पर प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है, वो भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। वो भी एक कॉस्ट शीट बनाता है। क्या बनाता है? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक। यहां पर उसका भी प्रॉफिट आता है। लास्ट में पता होगा आपको, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहता है, लास्ट में प्रॉफिट आता है।
लेकिन ये जो कॉस्ट शीट जो बनाई गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस उसका किसके ऊपर है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस है। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, उसका ओवरऑल पूरे कंपनी को कवर करके उसने बनाया है। लेकिन प्रॉफिट तो दोनों ने निकाला है, इसने अपना प्रॉफिट निकाला और इसने अपना प्रॉफिट निकाला। और दोनों है एक ही कंपनी के अंडर में ना, अलग अलग कंपनी की बात नहीं हो रही है, सब एक ही कंपनी के अंदर बैठे हैं। तो क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट निकाला और ये जो प्रॉफिट निकाला, इन दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस। क्यों डिफरेंस देखने को मिलेगा? क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की चीजें ली हुई है, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो तो पूरा ओवरऑल कंपनी की चीजों को लिए हैं, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो इसलिए इनके प्रॉफिट में और इनके प्रॉफिट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में डिफरेंस क्यों आ गया, इनके बीच में डिफरेंस क्यों आ गया, उसकी वजह को जानना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। उसकी वजह को जानना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। तो कॉस्ट ऑडिट जो है हमको रिकंसिलिएशन में भी मदद करता है, क्योंकि ऑडिट में एक एक चीज को चेक किया जा रहा है। तो चेक करते समय पता चल जाता है भाई कॉस्ट शीट में क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं, फाइनेंशियल अकाउंट वाले में क्या लिए हैं क्या नहीं लिए, हमको पता चल जाता है क्लियरली। समझ में आई बात? तो कॉस्ट ऑडिट जो है हमको किसमें मदद करता है? रिकंसिलिएशन में भी मदद करता है। लिखा है, पढ़ो। कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो हेल्प इन रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। रिकंसिलिएशन करने में मदद करते हैं किसके किसके बीच में? प्रॉफिट और लॉस ऑफ कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों के बीच में रिकंसाइल करवाता है। ठीक है, आगे एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब, एडिक्वेसी मतलब पर्याप्त। पर्याप्त मतलब एडिक्वेट। कॉस्ट ऑडिट जब करता है कोई, तो ये एंश्योर करता है कि आपने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, जितना जरूरत था उतना ही किया है कि कम किया है, मतलब आपने एडिक्वेट मात्रा में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं किया है, ये कॉस्ट ऑडिट एंश्योर करता है। तो पढ़ लेते क्या लिखा है। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड and to see whether proper cost accounting principles and accounting method is applied or not। दो चीजों की बात करती है एडिक्वेसी। पहली बात करती है कि आपको जितने रिकॉर्ड, जितने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने थे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो आपने किए हैं कि नहीं। दूसरा, अकाउंटिंग करते समय, कॉस्ट अकाउंटिंग करते समय या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते समय आपने सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रूल्स है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड है, उसको आपने अप्लाई किया है कि नहीं। तो एडिक्वेसी के अंदर ये दो चीजें चेक की जाती है। ये सारी चीजें भाई आपके एमसीक्यू में आएगी ना, ध्यान से नहीं पढ़ोगे साफ हो जाएगा। ठीक, आगे डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ऑडिट का बेसिक प्रिंसिपल भाई, अगर आपके रिकॉर्ड्स में किसी प्रकार की एरर्स है या फ्रॉड है, वो डिटेक्ट कर लेता है कॉस्ट ऑडिट। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या होता है कि आप अपने रिसोर्सेस का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब आप वेस्ट कम से कम कर रहे हो। मतलब आपको अगर कहीं पे पता चल जाए कि आपके ऊपर कोई जांच लगी हुई है, जांच मतलब आपके ऊपर कोई निगरानी रखा हुआ है, तो वहां पर आप क्या करोगे? फालतू की चीजें नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मान लो ऑफिस है, वहां पे एम्प्लॉय लोगों को 10 से 6 काम करने की ड्यूटी दी गई है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उनके ऊपर कोई चेक नहीं लगाया गया है, उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं रखता, तो हो सकता है कि 10 से 6 में वो अपना 2 घंटा बात करने में वेस्ट कर दे, बाकी के समय काम करेंगे, 2 घंटा वो बात करने में वेस्ट करेंगे। खाना खाने की 1 घंटे की छुट्टी है तो 1.5 घंटे की छुट्टी लेके बैठ जाएंगे, जो टाइम है उस टाइम पे नहीं आएंगे, 10 बजे का टाइम है तो 10:30 बजे आएंगे, उनके ऊपर कोई क्योंकि निगरानी नहीं रख रहा है। ऑडिट का काम क्या है? जो आप काम कर रहे हो उसको चेक करना, वेरीफाई करना। अब आपके ऊपर मान लो निगरानी रखना कोई चालू कर दिया, तो वो जो एम्प्लॉय लोग हैं वो क्या करेंगे? टाइम से आना चालू कर देंगे, बातचीत कम करेंगे, काम ही के ऊपर ध्यान देंगे, जितने घंटे की खाने की छुट्टी है उतने ही देर यूज करें। मतलब आपके
जो एम्प्लॉय है वो अब वेस्टेज नहीं कर रहे हैं टाइम का, क्योंकि भाई आप उसको सैलरी दे रहे हो मतलब आपने उतना उसका टाइम खरीदा हुआ है, और वो टाइम वेस्ट कर रहा है मतलब नुकसान आपका है। तो कॉस्ट ऑडिट भी क्या करता है, जब हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं ना, तो उसमें किसी प्रकार का वेस्टेज ना हो। मैं तो एक एग्जांपल दिया एम्प्लॉय लोगों का, क्योंकि हम जिससे काम करवा रहे हैं वो लेबर लोगों से ही तो काम करवाते हैं, है ना। जब हम मटेरियल का यूज करते तो मटेरियल का वेस्टेज ना हो, हम उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ऑडिट लगने से एक प्रकार का सबके ऊपर एक चेक लग जाता है, निगरानी लग जाती है, जिससे वेस्टेज का, जिससे मटेरियल का या एम्प्लॉय के टाइमिंग का नुकसान नहीं होता, वेस्टेज कम होता है, जिससे हमारे रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। आप अपने पढ़ाई के ऊपर भी लगा सकते हो। भाई आपने सोच के रखा है दिन में मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, अब 6 घंटे में 4 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटा वेस्ट कर देते हो। तो अगर आपके ऊपर आपके घर में बोल दूं कि इसको इतने घंटे पढ़ने दो, नहीं पढ़ेगा तो 2 डंडा मारना, तो अब आप 6 घंटे में से पूरा 6 घंटा पढ़ रहे हो, मतलब आप अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब वेस्टेज कम कर रहे हो, सीधी सी बात है। बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, बजट। हम समय समय में अपने बिजनेस में बजट बना के चलते, बजट। बजट का मतलब क्या होता है, हमने जो भी काम आज तक किया है वो हमारे लिए इतिहास हो गया है, वो हिस्ट्री हो गया है, लेकिन उससे हमको क्या मिला है, एक्सपीरियंस मिला है। अब हम उस एक्सपीरियंस के बेस पे हम आगे अगर हमको कोई और काम मिलता है तो हम उसका बजट बनाते हैं, फ्यूचर का प्लान करते हैं। तो जब आपका पिछला रिकॉर्ड ही सही नहीं होगा तो आप फ्यूचर का प्लान सही बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। बजट भी बनाओगे तो गलत ही बनाओगे। तो कॉस्ट ऑडिट क्या इंश्योर करती है कि आपके जो रिकॉर्ड है वो सही है, ट्रू और फेयर व्यू दे रहे, तो उसके बेस पे जो बजट बनेगा वो भी सही बनेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी दिसंबर में हम लोग मैन पार्ट पिकनिक गए थे, तो उस पिकनिक का हमारा बजट जो था 1,07,000 कुछ कुछ रुपए लगा था हमारे को। टोटल 74 लोग गए थे हम लोग, ठीक है। 1,07,000 रुपए हमारे कुछ खर्चे हुए थे, खाना पीना रहना सब हमारे तरफ से था। अब 1,07,000 का जो बजट लगा था, लगभग लगभग 74 लोगों के पीछे लगा था, 75 मान लो मोटा मोटी, ठीक। अब क्या होता है, हम अगले साल फिर अब एक प्लान कर रहे हैं कि हमको कहीं और जाना है। तो मैंने ये जो 1,07,000 का अगर हिसाब लगाया है, मान लो यही गलत लगाया था, तो आगे अब मेरे को बजट बनाना है अगले पिकनिक के लिए, तो क्या वो सही बनेगा, नहीं बनेगा। तो मेरा अगर ये सही है तो आगे वाला बजट भी सही बनेगा। तो ये सही होने का जो हमको एंश्योरिटी देता है वो कौन देता है, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट मतलब आपके एक्चुअल चीजें अगर सही है तो आपके बजटेड चीजें भी सही होंगी, मतलब आगे की प्लान करने में हमको सहायता मिलेगी उससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स में किसी को कोई डाउट है बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, एक बार इसको रीड कर लो, मैं 2 मिनट में आया।
क्लियर है यहां तक सबको? सर कल यूनिवर्सिटी की साइट खोल के देख रहा था, एडमिशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल पा रही है बीकॉम की। अगर आप स्टूडेंट में से कोई एडमिशन करा रहा या जिसका हो गया होगा तो मेरे को थोड़ा इन्फॉर्म करेंगे कि हो रहा है कि नहीं एडमिशन, क्योंकि चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट देखो नाम से ही क्लियर है, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट और दूसरा है एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट। समझना, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट। और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट को स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट भी बोला जाता है। इंटरनल कॉस्ट ऑडिट मतलब हम अपने बिजनेस के ओनर है, हम अपने लिए अपनी चीजों का, अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवा रहे अपनी, अपने लिए। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? ठीक है, अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्लास के बाद। इंटरनल कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट मतलब हम अपने बिजनेस के ओनर हैं और हम अपने संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए हम ये कॉस्ट ऑडिट करवा रहे हैं अपनी जानकारी के लिए। तो इस तरीके का जो इंटरनल ऑडिट होता है, इस तरीके का जो कॉस्ट ऑडिट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल कॉस्ट ऑडिट, जब बिजनेस का ओनर ही खुद अपनी कॉस्ट ऑडिट करवा रहा है। और एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट मतलब कोई कानून में लिखा है कि इस संस्था का ऑडिट होना चाहिए, या कोई बाहरी बाहरी कारण से, जो बिजनेस के अंदर नहीं, बाहरी कारण से, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जीएसटी एक्ट में लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है कि इसका ऑडिट होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिट होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब वो हमारे हमारी हमको जरूरत नहीं है, ये बाहर से एक ऐसा कानून, ऐसा नियम बना हुआ है कि हमको इसकी ऑडिट करानी पड़े। तो इस तरीके के ऑडिट को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट, या फिर इसको क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। पढ़े, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट। An internal audit is an audit program which is conducted by person who belongs to the organization. Its scope and object differ from business to business depending upon the need of management. In some organization, the internal audit and cost audit is performed by the internal auditor, while in other they are conducted by different person. Its object are as follows. इंटरनल कॉस्ट ऑडिट मतलब समझ में आया? इंटरनल कॉस्ट ऑडिट मतलब हम अपने बिजनेस के ओनर है, हम ही अपने बिजनेस का ऑडिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑडिट करने वाला भी जो बंदा होता है, यहाँ पर ऑडिट करने वाला भी जो बंदा होता है वो कंपनी के, फर्म के अंदर का ही ये बंदा होता है, फर्म के अंदर का ही बंदा होता है जो ऑडिट कर रहा है इंटरनल वाले के केस में। तो कभी कभी क्या होता है, जो कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट कर रहा है और जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ये दोनों सेम पर्सन होते हैं, और बिजनेस में कभी कभी ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल कॉस्ट ऑडिट क्यों किया जाता है? टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, टू एंश्योर अकाउंटिंग इज प्रॉम्प्टली कैरिड, to ensure that the cost accounting principles are followed, to ensure better control by checking prescribed control plan and procedure, to bring out weakness of the internal control system. सर ये क्या पढ़े, थोड़ा बहुत ही समझ में आया, जो पॉइंट पढ़े तो वो तो कुछ समझ में नहीं आया।
देखो क्या होता है, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं और मेरा एक प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मेरा बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है। मैं एक एक जगह जाके, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज जाके चेक करूं। तो जब बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, तो उनका ओनर जो है, उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर भरोसा कैसे करेगा कि मेरे अंडर में जिन लोग काम कर रहे हैं उन लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं, जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है वो सही मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, जो अकाउंटिंग की जा रही है वो सही अकाउंटिंग की जा रही है कि नहीं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं वो सही रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए ये भाई जो है अपने इंश्योरिटी के लिए, क्योंकि इसके पास उतना समय नहीं है, अपने इंश्योरिटी के लिए एक इंसान को अपॉइंट करेगा जिसको बोला जाता है इंटरनल ऑडिटर। वो इसके बिहाफ में जाके पूरा A to Z बिजनेस का ऑडिट करेगा और बाद में इसको रिपोर्ट करेगा कि भाई आपके बिजनेस में जो काम चल रहा है वो सही है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट बना के देगा उसको। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑडिट करता है ना, उसको अपन, उसके लिए अलग से एक आदमी कभी कभी अपॉइंट कर दिया जाता है, जा भाई तू कॉस्ट वाला चेक करके। तो कभी कभी ये काम करने के लिए दो अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं और कभी कभी ये काम करने के लिए एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। लेकिन यहां पर कुल मिला के बात अगर करूं तो हम अपने ही लिए अपनी ऑडिट करवा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करवा रहे। और स्टैट्यूटरी या एक्सटर्नल ऑडिट मतलब होता है कोई बाहरी कारण की वजह से हमारे बिजनेस का हमको ऑडिट करवाना पड़ रहा है, किसी कानून में लिख दिया गया ऐसा, खास करके कंपनी एक्ट में लिखा रहता है ऐसा। पढ़ते हैं चलो। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल पर्सन। इंटरनल ऑडिट किया जाता है वो इंटरनल पर्सन के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? एक्सटर्नल पर्सन हु इज नॉट अंडर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहता, वो बाहरी व्यक्ति होता है। इट इज परफॉर्म्ड एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के हिसाब से वो ऑडिट करता है। इट इज ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। कब कब गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि आपको एक्सटर्नल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। सीलिंग मतलब होता है, आप जानते हो ना, सीलिंग फैन, जो छत में पंखा लगे रहता है उसको क्या बोलते हैं? सीलिंग फैन बोलते हैं। मतलब किसी गुड्स और सर्विस का आप मैक्सिमम प्राइस फिक्स करो तो उसका गवर्नमेंट जो है उसका फिर क्या करवाती है? ऑडिट करवाती है। जैसे राशन दुकान जानते हो आप लोग, राशन दुकान जहाँ पे चावल, शक्कर, ये सब अनाज मिलते हैं, तो वहां पे मार्केट रेट से कम में मिलते हैं। तो वहां पर चीजों का है ना मैक्सिमम रेट है ना तय कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा में ये चीज नहीं बिक सकती। तो उस प्राइस को बोलते हैं हम सीलिंग प्राइस। उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? सीलिंग प्राइस। मतलब उससे ज्यादा वो मार्केट में वो वाली चीज नहीं बिक सकती। ठीक है। और एक आपको पढ़ने मिलेगा फ्लोरिंग प्राइस, फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब होता है कि जैसे किसान लोगों को, अपने छत्तीसगढ़ में किसान लोग जो है वो धान बेचते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट कि इससे कम में आपको नहीं बेचना है अपने धान को, उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस। समझे मेरी बात? सीलिंग प्राइस मतलब उससे ज्यादा में नहीं बेचना है, फ्लोर प्राइस मतलब उससे कम में नहीं बेचना है। तो यहां पर फिर गवर्नमेंट क्या करती है? चीजों का क्या करवाती है? ऑडिट करवाती है। आगे, टू डिसाइड टैरिफ प्रोटेक्शन टू बी ऑफर्ड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। टू डिसाइड टैरिफ प्रोटेक्शन टू बी ऑफर्ड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लो हमारे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनता है, हमारे इंडिया में, हाँ एमएसपी, सिद्धार्थ ठीक बोलो, एमएसपी मिनिमम या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, सुनो, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसा कुछ तो भी उसका फुल फॉर्म है, मेरे को एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। सुनो, टू डिसाइड टैरिफ प्रोटेक्शन टू बी ऑफर टू डिफरेंट इंडस्ट्री। मान लो हमारी एक इंडस्ट्री है, हमारी फैक्ट्री है, जहां पर एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है और हमको बनाने में इसको 50 रुपए पर यूनिट का खर्चा आता है, मतलब वो कॉस्ट है हमारी। तो वही चीज है ना चाइना वाला भी बनाता है और मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में उसको इंपोर्ट किया जाता है, वो 20 रुपए में बना के बेच रहे हैं उस चीज को इंडिया में।
तो लोग किसका माल खरीदेंगे? और क्वालिटी लगभग सेम है दोनों की। इंडिया वाला बना रहा है उसको तो 50 का खर्चा आ रहा है, चाइना वाला बना रहा है तो उसको कितने का खर्चा आ रहा है? 20 का खर्चा आ रहा है, और क्वालिटी लगभग दोनों की सेम है। तो भाई कोई भी खरीदने जाएगा तो उसको तो 30 रुपए बचेगा, वहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती मालूम है? हमारे जो लोकल इंडस्ट्री वाले हैं उनको नुकसान ना हो करके इस वाले माल पे टैरिफ लगा देती है। टैरिफ, एक एग्जांपल के लिए टैरिफ यहाँ पे लगा देगी 30 रुपए का, तो अब इसका भी प्राइस कितना हो गया? 50 हो गया। मतलब हमारे लोकल मार्केट का जो सामान है और चाइना से जो माल आ रहा है वो दोनों लगभग लगभग क्या हो गया? समान है, ताकि हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको नुकसान ना हो। तो आपको कितने रुपए पड़ा कुल मिला के? यहां पर भी तो आपने क्या निकाला? कॉस्ट ही तो निकाला ना। और ये टैरिफ का जो डिसीजन है वो किसको लेना है? गवर्नमेंट को लेना है। तो गवर्नमेंट इसलिए हमारे बिजनेस का क्या करवाती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाती है, ताकि आपके ऊपर टैरिफ प्रोटेक्शन कितना लगाया जाए आपके लिए उसको डिसाइड करें। टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरा सवाल यह है आप लोगों से कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होगा, गवर्नमेंट जो है वो समय समय पे कंस्ट्रक्शन कराती है, रोड का कंस्ट्रक्शन करवाती है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवाती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहे हैं अभी, आप देखते होंगे। तो वहां पर ठेकेदार लोगों को हायर किया जाता है कि भाई आओ आप हमारे लिए रोड बना दो। तो वहां पे नॉर्मली जो ठेकेदार और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि मान लो उस रोड को बनाने में ठेकेदार को 10 करोड़ का खर्चा आया, तो 10 करोड़ का खर्चा आया मतलब क्या है? कॉस्ट। तो गवर्नमेंट बोलेगी हम 10 करोड़ प्लस 10% प्रॉफिट में आपसे बात करेंगे। मतलब जितना करोड़ का काम किया उससे 10% ज्यादा हम आपको पे करेंगे। तो इसको, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आपकी कॉस्ट जितनी आई है उससे 10% बढ़ा के आपको पेमेंट किया जाएगा। मतलब आपको गवर्नमेंट अब कितना पेमेंट करेगी? अगर आप गवर्नमेंट हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो 11 करोड़ रुपए पेमेंट करेगी, जिसमें से 10 करोड़ आपकी कॉस्ट है और 1 करोड़ आपका प्रॉफिट है। तो अब आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप बदमाशी नहीं कर सकते, बदमाशी नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसा आपके दिमाग में बात नहीं आएगी कि हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, चलो कॉस्ट को मैं 12 करोड़ कर देता हूं तो मेरे को उधर से फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए और मिल जाएगा। ये गड़बड़ी कर सकता है कि नहीं कोई भी? तो गवर्नमेंट इनको पेमेंट करने के पहले इनके कॉस्ट का क्या करवाती है? ऑडिट करवा देती है कि जाओ भाई पहले आप ऑडिट करो इसकी कॉस्ट कितनी आई है। तो ऑडिट हो जाने के बाद गवर्नमेंट को एंश्योरिटी मिल जाती है, हाँ भाई इसको इतनी कॉस्ट आई है, तो अब उसके ऊपर 10% बढ़ा के फिर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ऑडिटर की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है भाई। ऑडिटर का आप लोग सुने होंगे, जब जीएसटी लागू हो रहा था तब मोदी जी एक बार है ना वो लिए थे, मतलब 1 जुलाई के टाइम पे एक कुछ तो भी आयोजन हुआ था, वहां मोदी जी आए थे। बोले एक ऑडिटर की साइन जो है ना वो प्रधानमंत्री की साइन से ज्यादा महत्व रखती है। ऑडिटर मतलब वहां पे बात सीए लोगों की हो रही थी। क्यों? क्योंकि ऑडिटर अगर किसी पन्ने में साइन कर दिया है मतलब उसका ये प्रूफ है कि जो पन्ना है वो पूरा एकदम प्रूफ सही है, एक एक चीज को डिटेल में उसने साइन किया है। तो जगह जगह एक ऑडिटर का बहुत मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, मतलब इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोल सकते हैं हमारी, चलो छोड़ो जान दो, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे, वेयर इट इज फेल्ट बाय द गवर्नमेंट दैट द बिजनेस इज inefficiently managed and cost show rising trend. Where it is felt by the government that business is inefficiently managed and cost show rising trend. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और ये बिजनेस उस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेचते हैं। अब ये बिजनेस अगर इनएफिशिएंटली मैनेज्ड है, इनएफिशिएंटली मैनेज मतलब इनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता, तो इनकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही होगी,
मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सही से कॉस्ट नहीं निकल रही होगी, सही से प्रॉफिट नहीं निकाल रहे होंगे, सही का सेलिंग प्राइस नहीं आ रहे होंगे, तो गवर्नमेंट को इनके कामकाज से है ना संतुष्टि नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, ऑर्डर करेगी कॉस्ट ऑडिटर को, जाओ भाई इनका पूरा चेकिंग करो, सही चल रहा है कि नहीं बताओ हमको। ठीक, आगे, टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ वेजेस एंड बोनसेस। टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ वेजेस एंड बोनसेस, समझो क्या है इसका मतलब। मान लो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर लेबर लोग काम करते हैं, कंपनी के अंदर लेबर लोग काम कर रहे हैं, लेबर लोगों को समय समय पे बोनस दिया जाता है और लेबर लोगों को समय समय पे वेजेस मजदूरी दी जाती है। तो मजदूरी जो होती है जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया उसके बेसिस पे हो सकती है, और बोनस जो होता है उसका रिलेशन सीधा प्रॉफिट से होता है। कंपनी जो है अपने, अब लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग तो करता नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो कंपनी वाले कर रहे हैं, लेबर का काम तो है काम करना। अब जब बोनस लेने की बारी आई, मजदूरी लेने की बारी आई, तो कंपनी क्या बोलती है मालूम है, कि हमको तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, हमको प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, या जितना हुआ है वो कम हुआ है एक्सपेक्टेड से। तो इनको बोनस किया तो कम अमाउंट मिल रही होगी, या फिर बोनस जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होंगे इन लोग। तो इन लोग अपने लेबर लॉ के हिसाब से लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमको जितना बोनस मिलना था मिला नहीं है, या हमको जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी मिल नहीं रही है। तो लेबर डिपार्टमेंट मतलब ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट फिर ऑर्डर करेगा इस कंपनी के ऊपर, जाओ इनकी कॉस्ट ऑडिट करो, और जो ये रिकॉर्ड दिखा रहे हो सही दिखा रहे कि नहीं चेक करो। मतलब कंपनी और लेबर के बीच में क्या हो गया, ट्रेड डिस्प्यूट हो गया। तो उस ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है, ताकि इनके बीच में जो मजदूरी है और बोनस है उचित जो मिलनी चाहिए उतनी मिले। क्लियर है मेरी बात? तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट दो टाइप का होता है, एक इंटरनल कॉस्ट ऑडिट और दूसरा एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट, जिसको स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट भी बोलते हैं। तो इंटरनल कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कब कब कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है या एक्सटर्नल कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, और उसको कब कब कराया जाता है उसके बारे में लिखा है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, और अच्छे से कुछ डाउट होगा तो पर्सनली मेरे से पूछ लेना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप लोग इसका जो डिफरेंस है उसको भी एक बार आप रीड कर लेना, कोई नई बात नहीं बोला गया है इसमें। इसके बाद स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट को अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऐसे करते करते फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उसके बाद के जो टॉपिक है ना वो छोटे छोटे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, कल की क्लास में मैं इसको खत्म करवा दूंगा। ठीक है, चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।